Hello students, today we are going to discuss question answers from the chapter A River's Tale. So the first question is asking you, what are the sources of a river? रिवर में पानी प्राइमरीली कहाँ से आता है? रिवर का जन्म कहाँ से होता है, कैसे होता है, उसमें पानी कहाँ से आ रहा है इतना सारा? तो सोर्स ऑफ अ रिवर मे बी glaciers that are actually rivers of snow, melting snow, बेटा माउंटेन्स पे कई बार स्नोफॉल होता है, ढेर सारा स्नोफॉल होता है और जब वो स्नो मेल्ट करता है तो वो एक रिवर को जन्म दे सकता है. थर्ड वन इज अंडरग्राउंड वाटर. फोर्थ इज रेन वाटर. बेटा कई बार रिवर का सोर्स जो है वो लेक से, किसी स्प्रिंग से आ रहा पानी होता है. अब उस लेक या स्प्रिंग में पानी कहाँ से आ सकता है? तो वो ग्लेशियर से आ सकता है, वो मेल्टिंग स्नो से आ सकता है, अंडरग्राउंड वाटर से आ सकता है, रेन वाटर से आ सकता है. कई बार किसी रिवर, लेक, स्प्रिंग के सोर्स एक से ज्यादा हो सकते हैं. जैसे किसी रिवर में वाटर जो है वो मेल्टिंग स्नो के साथ साथ रेन वाटर की वजह से भी आ सकता है. कहीं पर अंडरग्राउंड वाटर के साथ साथ रेन वाटर, दोनों जो है वो रिवर को वाटर दे रहे हैं. ठीक है, तो ऐसा भी हो सकता है. सेकेंड क्वेश्चन इज आस्किंग यू, कैन यू ड्रिंक सी वाटर? इज सी वाटर फिट टू ड्रिंक? हाँ तो क्यों, ना तो क्यों? तो बेटा सी वाटर कैन नॉट बी ड्रंक डायरेक्टली. हम डायरेक्ट जो है सी वाटर को नहीं पी सकते. पहली बात, इट मे बी कॉन्टैमिनेटेड, पता नहीं उसमें कौन से केमिकल्स मिले होंगे, जर्म्स मिले होंगे. ठीक है. दूसरी बात, sea water is very much saline. That means it contains a lot of salt. उसमें बहुत ज्यादा salt मिला होता है. Consuming that much amount of salt is very much harmful for your body. That is why you can't drink sea water directly. Yes, after purifying it, after removing salt from it, you can definitely drink it. तो एक सवाल मेरे मन में आता है कि दुनिया में इतने सारे जगह जहां पर देयर इज स्कैरसिटी ऑफ वाटर, जहां पर पानी बहुत स्कैर्स है, पानी बहुत कम है, वहां पर समुद्र से पानी क्यों नहीं सप्लाई कर देते हैं? पानी से नमक को हटा दे और फिर वहां पर पानी को सप्लाई कर दे. बेटा दिस प्रोसेस इज एक्चुअली वेरी एक्सपेंसिव, इसीलिए इस प्रोसेस को अपनाया नहीं जाता है जनरली. हालांकि बहुत सारी जगहों पर डीसैलिनेशन प्लांट्स लगाए जा चुके हैं. सैलिनेशन, ठीक है, यानी कि एडिंग सॉल्ट. डीसैलिनेशन, रिमूविंग सॉल्ट. तो वहां डीसैलिनेशन प्लांट्स में पानी में से नमक को हटाया जाता है. ठीक है, चलो अब हम लोग आते हैं थर्ड क्वेश्चन पे. इसको हमने काफी अच्छे से डिस्कस कर लिया था लाइव क्लास में कि किसी भी रिवर में, पॉन्ड में, स्ट्रीम में या किसी भी वाटर बॉडी में क्या आपको कोई चेंजेस देखने के लिए मिलते हैं विद चेंज इन टाइम? हाँ, बिल्कुल मिल सकते हैं. देयर मे बी चेंज इन टेम्परेचर, देयर मे बी चेंज इन कलर ऑफ वाटर. आपको पता है रेनी सीजन में मडी वाटर हो जाता है. ठीक है, कई बार एल्गे जो उसमें होते हैं, उसके अंदर जो एक्वेटिक प्लांट्स होते हैं, उसकी वजह से भी पानी का कलर जो है वो दूसरे रंग का दिख सकता है. ठीक है. थर्ड आपसे बोला गया है चेंज इन नंबर एंड टाइप्स ऑफ एक्वेटिक फ्लोरा. एक्वेटिक जो कि पानी में हो, फ्लोरा, फ्लोरा मतलब प्लांट, फौना मतलब एनिमल्स. फ्लोरा एंड फौना, प्लांट्स एंड एनिमल्स. इसको याद रखने का आसान सा तरीका बताऊं? फ्लोरा फ्लावर, फ्लोरा फ्लावर. फ्लावर का होता है, प्लांट्स में होता है. तो फ्लोरा, फ्लावर, प्लांट्स, मैं इसी तरह से याद रखती हूँ. ठीक है, ओके. तो बेटा पानी में कौन सा एक्वेटिक प्लांट है, कौन से एक्वेटिक एनिमल्स है? कभी ऐसा होता है जैसे कि किसी बच्चे ने लाइव क्लास में बताया था कि हिल्सा फिश जो होती है, ठीक है, वो जो है कभी समुद्र में, कभी रिवर में, फ्रेश वाटर में. उसी तरह से कई सारे ऐसे फिशेस होते हैं जो कि कभी समुद्र में और कभी वो मूव कर जाते हैं फ्रेश वाटर की तरफ. कभी वो फ्रेश वाटर में होते हैं, मूव कर जाते हैं वो
समुद्र की तरफ, ठीक है। और ये तो केवल मैंने फिश का आपको बताया, बहुत सारे एक्वेटिक एनिमल्स होते हैं। तो एक्वेटिक एनिमल्स और प्लांट्स की वजह से भी हो सकता है कि आपको पानी का कलर चेंज होता हुआ दिखे। चेंज इन अमाउंट ऑफ वाटर इज डेफिनेटली देयर। जब बारिश का मौसम होता है तो ढेर सारा पानी होता है वाटर बॉडीज में, और जब बहुत ज्यादा गर्मी पड़ रही होती है, ड्राई सीजन होता है, बारिश बहुत दिनों से नहीं होती है, तब उसमें पानी जो होता है वो कम हो जाता है ना। हाँ जी, ये मैं थोड़ा सा आपको फिर से रिवाइज कराना चाहूंगी कि एक्चुअली देयर आर 3 टाइप्स ऑफ एक्वेटिक प्लांट्स। ये इस बेसिस पर है कि कोई प्लांट पानी के अंदर मौजूद है, कि वो फ्लोट कर रहा है, कि पानी के ऊपर है। इस बेसिस पे बेटा 3 तरह के एक्वेटिक प्लांट्स जो है वो क्लासिफाई किए गए हैं, ठीक है। एक टाइप का एक्वेटिक प्लांट जो हो गया वो होता है सबमर्ज्ड। सबमर्ज्ड मतलब डूबा हुआ। तो देख लीजिए यहाँ पर जैसा नाम है वैसा ही बेटा इसका प्रॉपर्टी भी है। तो दीज प्लांट्स रिमेन रूटेड टू द बॉटम ऑफ द वाटर बॉडी, भले ये तालाब में हो, झील में हो, नदी में हो, ठीक है। इनका रूट कहाँ पर होगा? उस वाटर बॉडी के बॉटम पे, बिल्कुल नीचे में, उसके ग्राउंड पे, ठीक है। और पूरा का पूरा प्लांट बॉडी जो है इट विल रिमेन अंडर वाटर, पानी के अंदर पूरा प्लांट रहेगा, ठीक है। जैसे कि कॉमन एग्जांपल्स में देखा जाता है हाइड्रिला। आई एम शोइंग यू द पिक्चर ऑफ हाइड्रिला। दिस इज हाउ हाइड्रिला प्लांट लुक्स and this is an example of aquatic submerged plant. Here you can see a type of moss, aquatic moss है ये। और ये भी आप देख सकते हो कि ये देखो, ये पानी का सरफेस है, गौर से देखो, ठीक है। यहाँ पे पानी दिख रहा है ना, तो पानी का सरफेस तो ये है। ये प्लांट इसके अंदर मौजूद है, इसके ऊपर नहीं। और इसके रूट्स कहाँ है? नीचे जमीन से लगे हुए, ठीक है। नेक्स्ट टाइप ऑफ aquatic प्लांट इज इमर्जेंट टाइप। इमर्ज का मतलब ही होता है बाहर निकला हुआ। तो इमर्जेंट aquatic प्लांट्स वो aquatic प्लांट्स होते हैं जिनका प्लांट बॉडी वाटर सरफेस से बाहर की तरफ निकला हुआ रहता है, और रूट्स कहां पर होते हैं? वो ग्राउंड में फिक्स्ड होते हैं। एग्जाम्पल्स वाटर लिली, लोटस, ये दोनों तो आप पहले से ही जान रहे हो। थर्ड वन that I have given here is knotweed। और कई सारे aquatic plants हैं जो कि emergent होते हैं। चलो knotweed दिखाती हूं कि कैसा दिखता है। This is how knotweed looks like। Third type of aquatic plants are floating plants। फ्लोटिंग प्लांट्स हैं, फ्लोट करेंगे। फ्लोट तभी कर सकेंगे जबकि उनके रूट्स ग्राउंड में फिक्स्ड नहीं होंगे। तो इनका रूट ग्राउंड में फिक्स्ड नहीं होता है और प्लांट बॉडी जो है वो वाटर सरफेस पे रहता है, और वेव्स के साथ साथ प्लांट बॉडी फ्लोट भी करता रहता है। एग्जाम्पल्स में आप यहाँ पर देख सकते हैं डकवीड, वाटर हायासिंथ, मॉस्किटो फर्न दिया हुआ है। चलिए इन प्लांट्स के पिक्चर्स को हम लोग देखें कि कैसे ये प्लांट्स दिखते हैं। दिस इज डकवीड। बहुत छोटे छोटे होते हैं, बिल्कुल छोटा छोटा लीफ होता है, देख सकते हो आप। ये फ्लोट कर रहा है वाटर के सरफेस पे। दिस इज पिक्चर ऑफ वाटर हायासिंथ। नाउ लेट मी टेल यू चिल्ड्रन दैट दिस ब्यूटिफुल aquatic floating plant is also known as टेरर ऑफ बंगाल। टेरर मतलब क्या होता है? दहशत, डराने वाला, परेशान करने वाला। तो वाटर हायासिंथ जैसे इतने खूबसूरत प्लांट को टेरर ऑफ बंगाल क्यों कहा गया? एक्चुअली बेटा इट इज अ फॉरेन प्लांट फ्रॉम सम फॉरेन कंट्री। इट वाज इंट्रोड्यूस्ड इनटू सम वाटर बॉडी इन आवर कंट्री, ठीक है। और वहां पर क्या हुआ कि ये बिल्कुल वीड की तरह झटाझट बेटा ये स्प्रेड करता गया, फैलता गया। एक प्लांट से कई सारे प्लांट जो है बन गए, और इसकी खासियत यही है कि इसको जिस वाटर बॉडी में भी डालोगे ये पूरे वाटर बॉडी को कवर कर लेता है। तो दूसरे प्लांट्स का न्यूट्रिएंट्स ये ले लेगा, ये बहुत सारा ऑक्सीजन जो है उसको ले लेगा। तो उस पानी के अंदर रह रहे जो एक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स है
उनको ऑक्सीजन की थोड़ी कमी हो सकती है। That is why it is known as टेरर ऑफ बंगाल। ये बंगाल में, बिहार में जाओगे, बिहार के लेक्स में, पॉन्ड्स में बहुत तुमको ये वाटर हायासिंथ जो है ये मिलेगा। दिस इज मॉस्किटो फर्न। देखने में इतना सुंदर लग रहा है, नाम भी बड़ा इंटरेस्टिंग है, मॉस्किटो फर्न। बहुत तरह के फर्न्स होते हैं। इस फर्न को मॉस्किटो फर्न इसलिए कहा जाता है क्योंकि ऐसा लोग समझते थे, आज भी लोग ऐसा समझते हैं, लेकिन गलत समझते हैं। ठीक है, क्या समझते क्या है कि जिस भी वाटर बॉडी में मॉस्किटो फर्न हो, वहां पर मॉस्किटोज जो है वो अंडों को ले नहीं कर पाते हैं। तो ऐसे वाटर बॉडीज में चूंकि मॉस्किटोज अंडों को ले नहीं कर पाएंगे तो वो यहाँ पर आएंगे नहीं, इसीलिए इसका नाम पड़ गया मॉस्किटो फर्न। बट लेट मी टेल यू बच्चा पार्टी दैट दिस इज अ मिथ, मतलब ये गलत बात है। ऐसा नहीं है कि मॉस्किटो फर्न वाले वाटर बॉडी में अंडे नहीं दे सकते, बिल्कुल दे सकते हैं और देते भी हैं। In question number 4, you have been asked to define water pollution. कैसे आप कहोगे कि कोई पानी जो है वो polluted है? तो बहुत ही सिंपल है। When water becomes unfit for use, जब पानी इस्तेमाल के लायक न रहे, अनफिट हो जाए इस्तेमाल के लिए, तब हम लोग कहेंगे कि वाटर हैज बिकम polluted। ऐसा कब कब हो सकता है? जब उसमें हार्मफुल सब्सटेंसेस मिक्स हो जाए। अब ये हार्मफुल सब्सटेंसेस क्या क्या हो सकते हैं? ये हार्मफुल सब्सटेंसेस हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हो सकते हैं। हियर आई वांट टू टेल यू दैट माइक्रो एक्चुअली मीन्स वेरी स्मॉल इन साइज। तो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर सो स्मॉल इन साइज दैट यू कांट सी देम विद द हेल्प ऑफ योर नेकेड आईज। अगर आप अपनी खुली आंखों से माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को देखोगे तो आपको नहीं दिखेंगे। आपके आसपास की हवा में बेटा कई माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं, आपको दिख रहे हैं? नहीं दिख रहे हैं, लेकिन माइक्रोस्कोप से देखोगे तो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स दिख जाएंगे। तो पानी में अगर हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स मिक्स हो जाए, सारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हार्मफुल नहीं होते, कुछ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हार्मफुल होते हैं बिकॉज दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर कॉजिंग डिजीजेस। तो ऐसे डिजीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स पानी में मिक्स हो जाएंगे तो पानी अनफिट हो जाएगा यूज के लिए। यूज करने पर आप बीमार पड़ जा सकते हो। तो वाटर को हम लोग क्या कहेंगे? पोल्यूटेड हो गया है। अगर उसमें हार्मफुल केमिकल्स मिल जाए, गैसेस मिल जाए, तो हम लोग क्या कहेंगे? वाटर पोल्यूटेड हो गया है। हम भी उसको यूज करेंगे तो मुझे भी नुकसान होगा। ये केवल ह्यूमन बीइंग्स के लिए ही नहीं बल्कि एक्वाटिक प्लांट्स और एनिमल्स के लिए भी बेटा हार्मफुल होगा। जो एनिमल्स, बर्ड्स उस वाटर बॉडी में पानी पीने के लिए आते हैं उनके लिए भी हार्मफुल होगा और इसीलिए ये एनवायरनमेंट के लिए भी हार्मफुल होगा, क्योंकि ये प्लांट्स, एनिमल्स, ये सब जो है एनवायरनमेंट का पार्ट है। अगर इनके लिए हार्मफुल तो एनवायरनमेंट के लिए भी हार्मफुल। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा है व्हाट आर द सोर्सेज ऑफ वाटर पोल्यूशन। वाटर पोल्यूशन का सोर्स क्या क्या है? तो बहुत सारे हैं, जैसे कि अनट्रीटेड सीवेज वाटर। सीवेज वाटर इज अ वेस्ट वाटर जो कि हमारे बाथरूम से, किचन से निकल करके जाता है। तो आपको पता है कि उसमें क्या क्या होता है? उसमें यूरिन होता है, पॉटी होता है, उसमें बहुत सारे केमिकल्स, डिटर्जेंट्स जो हम लोग यूज करते हैं वो मिक्स्ड होते हैं। ये सारी चीजें वाला जो पानी है उसको अगर अच्छे से ट्रीट ना किया जाए तो, और उसको बिना ट्रीट किए वाटर बॉडीज में रिलीज कर दिया जाए, किसी नदी में जाकर के छोड़ दिया जाए बिना अच्छे से ट्रीट किए, तो नदी जो है वो पोल्यूटेड हो जाएगी। उसी तरह से फैक्ट्रीज और इंडस्ट्रीज से निकला हुआ वेस्ट वाटर अगर बिना ट्रीट किए, बिना अच्छे से फिल्टर किए, हार्मफुल सब्सटेंसेस को हटाए, वाटर बॉडीज में अगर रिलीज कर दिया गया, डिस्चार्ज कर दिया गया, छोड़ दिया गया, तो वाटर बॉडीज पोल्यूटेड हो जाएंगे। खेतों में बेटा फर्टिलाइजर्स का यूज किया जाता है, पेस्टिसाइड्स और इंसेक्टिसाइड्स का यूज किया जाता है, जिसकी वजह से क्या होता है? वाटर पोल्यूट हो सकता है। कैसे? बारिश हुई,
बारिश के पानी के साथ फर्टिलाइजर्स, पेस्टिसाइड्स, इंसेक्टिसाइड्स उसमें मिक्स होकर के नदी में या किसी और वाटर बॉडी में चले गए, वाटर बॉडी पोल्यूटेड हो गया। ठीक है, यहां तक कि कई बार ऐसा भी होता है कि बारिश हुई किसी खेत में और उस बारिश के पानी में ये केमिकल्स जो है वो मिक्स हो जाते हैं और बारिश का पानी नीचे मिट्टी से परकोलेट होते हुए, रिसते हुए अंडरग्राउंड वाटर में मिक्स होता है ना, तो अंडरग्राउंड वाटर जो है बेटा वो क्या हुआ, वहां पर पल्यूट हो गया। और अंडरग्राउंड वाटर अगर किसी रिवर का सोर्स हो तो रिवर भी पल्यूटेड हो सकती है। फिर नेक्स्ट बेटा दिया है फ्यूल स्पिलेज फ्रॉम शिप्स एंड ऑयल टैंकर्स, गार्बेज डंपिंग, हम लोग कचरा जो इधर उधर फेंकते रहते हैं उसकी वजह से भी बेटा वाटर पल्यूट हो सकता है। एयर पोल्यूशन, नाउ हाउ कम दिस एयर पोल्यूशन रिलेटेड विथ वाटर पोल्यूशन? एयर पोल्यूशन का वाटर पोल्यूशन से क्या लेना देना है, और एयर पोल्यूशन की वजह से वाटर पोल्यूशन कैसे हो सकता है? बेटा अगर एयर पोल्यूटेड है तो कई बार जब बारिश होती है तो एयर के हार्मफुल सब्सटेंसेस जो है वो बारिश के पानी में मिक्स हो जाते हैं और वो बारिश का पानी अगर किसी वाटर बॉडी में जाए तो वो वाटर बॉडी पोल्यूट हो जाएगा। सो दिस इज हाउ एयर पोल्यूशन मे कॉज वाटर पोल्यूशन। लैंड पोल्यूशन, आप गार्बेज कहीं पर डंप कर रहे हो, केमिकल्स फेंक रहे हो, कचरा फेंक रहे हो, तो वो पानी अगर रिस करके नीचे जाता है तो हार्मफुल सब्सटेंसेस उसमें मिक्स होकर के अंडरग्राउंड वाटर में चले जाएंगे और वाटर वहां पर पल्यूट हो गया। ठीक है, और वाटर पोल्यूशन का मतलब केवल हम लोग रिवर्स और लेक्स की बात नहीं कर रहे हैं, वेल का पानी, अंडरग्राउंड वाटर, वो भी वाटर है, वो पल्यूट हो गया तो दैट इज ऑल्सो वाटर पोल्यूशन। फिर वॉशिंग एंड बेथिंग इन वाटर बॉडीज, लोग जाकर के नदी के किनारे बर्तन धोते हैं, कपड़ा धोते हैं, खुद नहाते हैं, फिर एनिमल्स को नहलाते हैं, तो सारा कचरा जो है वो मिक्स हो रहा है वाटर में। न्यूक्लियर वेस्ट, नाउ दिस इज समथिंग न्यू फॉर यू बेटा। न्यूक्लियर एनर्जी जो है उससे बहुत सारे काम किए जाते हैं, जनरली इससे इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस की जाती है। तो जहां पर भी बेटा न्यूक्लियर प्लांट्स लगे हुए रहते हैं वहां पर न्यूक्लियर वेस्ट भी निकलता है और उस न्यूक्लियर वेस्ट को जो है काफी अच्छे से बिल्कुल सिक्योरली कोशिश की जाती है कि किसी बड़े से कंटेनर में बंद वगैरह करके और उसको सी के अंदर कहीं दूर जाकर के छोड़ दिया जाता है। लेकिन किसी कारण से अगर वो न्यूक्लियर वेस्ट लीक हो करके और वाटर बॉडी में मिल जाए तो ढेर सारा नुकसान हो सकता है। In question number 6, you have been asked to mention the reasons behind water pollution. Water pollution के पीछे क्या कारण है वो आपको बताना है। Now you must be thinking कि मैडम को क्या हो गया, एक ही क्वेश्चन 2 बार क्यों पूछ रही है, अभी अभी तो यही क्वेश्चन हमने डिस्कस किया था। There is difference between the previous question and this question. प्रीवियस क्वेश्चन में मैंने आपको सोर्सेज ऑफ वाटर पोल्यूशन पूछा था, यानी कि कहां से हार्मफुल सब्सटेंसेस, पोल्यूटेंट्स वाटर को पोल्यूट करने के लिए आते हैं। सोर्स का मतलब ये हुआ। लेकिन जब मैं रीजन आपको पूछूं तो इन सोर्सेस के साथ साथ लैक ऑफ अवेयरनेस एक बहुत बड़ा रीजन है वाटर पोल्यूशन के पीछे। लैक ऑफ अवेयरनेस का मतलब क्या हुआ, लोगों का जागरूक ना होना। अगर लोगों को ये अवेयरनेस होता कि वाटर पोल्यूशन कैसे होता है, कैसे ये हम सभी के लिए हार्मफुल है, तो बेटा ये सारे सोर्सेज ऑफ वाटर पोल्यूशन होते ही नहीं। तो लैक ऑफ अवेयरनेस इज अ मेजर रीजन, इट इज अ वेरी बिग रीजन बिहाइंड एनी काइंड ऑफ पोल्यूशन। ठीक है, पीपल अपने आप को रेस्पॉन्सिबल नहीं बना रहे हैं, बोलते हैं अच्छा ठीक है, नहीं तो गवर्नमेंट का काम है, गवर्नमेंट छोड़ो ना। तो ये जो लैक ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जिम्मेदारी नहीं लेना इस अर्थ को एक अच्छा होम बनाने की,
that is also responsible for causing water pollution. गवर्नमेंट और दूसरे ऑर्गेनाइजेशंस का सही से काम न करना, ये भी बेटा एक रीजन है वाटर पोल्यूशन के पीछे। लेकिन सोर्स में आप केवल कहां से पोल्यूटेंट आता है वो बताओगे। आई होप द डिफरेंस इज क्लियर नाउ। In question number 7, you have been asked to mention the ill effects of water pollution. बच्चा पार्टी ill effects मतलब bad effects, मतलब आपको बताना है कि वाटर पोल्यूशन कैसे हमारे लिए खतरनाक है। तो आप सभी को पता है कि वाटर जो पोल्यूटेड होता है उसमें बहुत सारे डिजीज कॉजिंग जर्म्स होते हैं, जो कि डायरिया कर सकते हैं, डिसेंट्री कर सकते हैं, कॉलेरा कर सकते हैं, टाइफाइड कर सकते हैं, जॉन्डिस कर सकते हैं और भी कई सारे डिजीजेस को कर सकते हैं। पोल्यूटेड वाटर में जो केमिकल्स, हार्मफुल केमिकल्स और सब्सटेंसेस मिले हुए होते हैं, उनकी वजह से कैंसर्स हो सकता है, लिवर के डिसऑर्डर्स, डिजीजेस हो सकते हैं, स्किन की एलर्जीज हो सकती है। हमारा जो इंटेस्टाइन है, बॉडी के अंदर स्मॉल इंटेस्टाइन, बिग इंटेस्टाइन होता है, उससे रिलेटेड जो डिजीजेस है वो हो सकते हैं। आंखों में डिस्कम्फर्ट, इरिटेशन हो सकता है, आंखों में जलन होना, लाल होना, पानी का आना, आंखों का गड़ना, इस तरह के इरिटेशन वाले प्रॉब्लम जो है वो हो सकते हैं। और कई बीमारियां हो सकती है, फॉर एग्जाम्पल मेंटल रिटार्डेशन, दैट मीन्स माइंड का प्रॉपर ग्रोथ ना होना। ठीक है, आपको मैंने जो अलग से वीडियो भेजा था वाटर पोल्यूशन वाला, ठीक है, जहां पर आप देख रहे हो कि हर घर में कोई ना कोई बंदा बीमार है, उसमें आपने मेंटली रिटार्डेड कई बच्चों को और लोगों को देखा होगा। फिजिकल रिटार्डेशन भी होता है, फिजिकल रिटार्डेशन जहां पर बॉडी का ग्रोथ प्रॉपर ना हो, वो भी आपने उस वीडियो में देखा है। तो देखिए वाटर पोल्यूशन कितना हार्मफुल है। पोल्यूटेड वाटर जो है इट कैन कॉज हार्म टू एक्वेटिक प्लांट्स एंड एनिमल्स, जो कि सारे ऑर्गेनिजम्स को अफेक्ट करता है। वो कैसे? ये तो केवल एक्वेटिक प्लांट्स और एनिमल्स को नुकसान पहुंचाए। बेटा हम सब एक दूसरे पर डिपेंडेंट है, वी आर इंटरडिपेंडेंट। प्लांट्स एनिमल्स पे डिपेंडेंट है बहुत सारी चीजों के लिए, एनिमल्स प्लांट्स पे डिपेंडेंट है, हम लोग इंसेक्ट्स पे डिपेंड करते हैं, क्योंकि अगर इंसेक्ट्स नहीं होंगे तो पॉलिनेशन नहीं होगा, पॉलिनेशन नहीं होगा तो फ्रूट्स नहीं होंगे। ठीक है, और भी बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं। हम लोग बेटा क्या है, बहुत सारे एक्वेटिक प्लांट्स को भी खाया जाता है, एक्वेटिक एनिमल्स को खाया जाता है। अब अगर पानी पोल्यूटेड है, जैसे कि मान लीजिए उसमें मर्क्यूरी मिला हुआ है, तो वो बेटा फिश के बॉडी में भी चला जाता है, स्टोर हो जाता है वो मर्क्यूरी। आप उस फिश को खाए तो आपके बॉडी में भी वो जो मर्क्यूरी है वो ट्रांसफर हो गया। तो कैसे देखें, एक को नुकसान दूसरे को भी नुकसान पहुंचा रहा है ना। ओके, पोल्यूटेड वाटर के इस्तेमाल से खेती में, एग्रीकल्चर में भी लॉसेस हो सकते हैं, और एग्रीकल्चर में लॉस हुआ तो इकोनॉमिकल लॉस भी होगा, पैसे का भी नुकसान होगा, फिर हमारा कंट्री भी पिछड़ जाएगा। तो इस तरह से बहुत सारे नुकसान है, और भी कई पॉइंट्स हो सकते हैं, आप बिल्कुल यहां पर ऐड कर सकते हो।